हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स। अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। आप सभी को एक बार जल्दी से चेक कर लो कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है। पीपीबी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस बैंकिंग की हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करा रहे हैं। एंड अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं, ये जो सब्जेक्ट है बहुत लेंदी सब्जेक्ट है यहाँ पर। और इस सब्जेक्ट में हमेशा अपना टारगेट बना के चलो कि मुझे 100 में से कम 60 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं। 60 प्लस नंबर का टारगेट हमेशा बना के चलिए। और इसी में एक टॉपिक हम लगातार आपको पीपीबी की जो पेड क्लासेस हैं वो मॉर्निंग में 8 AM पर प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉर्निंग में 8 AM पर क्लासेस आ रही हैं और इवनिंग में 8 PM पर क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो अभी पीपीबी की जो क्लासेस है 2 टाइम पर चल रही है, मॉर्निंग में 8 AM पर और इवनिंग में 8 PM पर। और यहां पर लगातार हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं पेड क्लासेस में भी। तो अगर आपको मॉर्निंग में 8 AM इवनिंग में 8 PM पर क्लास ज्वाइन करनी है तो आपको जीआईबी के महापैक 2.0 में ये क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसको आपको ज्वाइन करना होगा। जीआईबी के महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज एक स्पेशल टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और वो है यहां पर बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप। बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। ये है पीपीबी की यूनिट नंबर 7, है ना। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कौन सा है? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस बैंकिंग की यूनिट नंबर 7 है। यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है। सब्जेक्ट है पीपीबी, मॉड्यूल है ए और यूनिट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ए मैंडेट इन बैंकिंग एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ए पावर ऑफ अटॉर्नी। हमने क्लास में मैंडेट के बारे में बात की थी, हमने क्लास में पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बात की थी। अगर मैं मैंडेट की बात करूं, पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करूं, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो मैंडेट से कैसे अलग होती है? तो भाई जो मैंडेट होता है, मैंडेट एक सिंपल पेपर के ऊपर लिखा जाता है ना। जो मैंडेट है वो क्या होता है? एक सिंपल पेपर के ऊपर लिखा जाता है ना। स्टैम्प पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको यहां पर एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा जाता है यहां पर, है ना। ये पावर ऑफ अटॉर्नी एक स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट होता है एंड इसकी यहां पर नोटरी पब्लिक के पास में जाकर नोटरी करानी होती है। तो मैंडेट इज ए टेम्पररी ऑथराइजेशन फॉर थर्ड पर्सन टू ऑपरेट द अकाउंट। अगर मैंडेट देखोगे, मैंडेट एक टेम्पररी ऑथराइजेशन है जिसमें थर्ड पर्सन जो है वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। तो यहां पर ऐसे केस में जो अकाउंट होल्डर वेरिफिकेशन है मैंडेट्स का, तो मैंडेटी का जो सिग्नेचर है उसके मैंडेट लेटर में, उसके द्वारा यहां पर किया जा सकता है। वहीं पर अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी को देखोगे, पावर ऑफ अटॉर्नी इज यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। पावर ऑफ अटॉर्नी इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं, इंस्टीट्यूशन मैंडेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ए मैंडेट इज यूजुअली फॉर ए शॉर्ट पीरियड। मैंडेट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। सीज टू बी वैलिड अपॉन द अकाउंट होल्डर डेथ, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी। और अगर यहां पर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है यानी पागल हो जाता है, या दिवालिया हो जाता है, तो ऐसे केस में जो मैंडेट है वो ऑटोमेटिक यहां पर सीज हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर सामने निकल कर आ रहा है ना। जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा सही आंसर बता रहा है। तो इसलिए आगे ऑप्शंस में जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो रही है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? ए के ऊपर टिक करें, क्योंकि ए के पढ़ने के बाद ही यहां पर हमें आंसर मिल जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। बैंकिंग, हाउ इज द डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी वाया पावर ऑफ अटॉर्नी और मैंडेट रेगुलेटेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स लाइक ज्वाइंट अकाउंट्स, पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड कंपनीज। तो अगर यहां पर ज्वाइंट अकाउंट्स है, पार्टनरशिप फर्म है या लिमिटेड कंपनीज हैं, अगर यहां पर डिफरेंट टाइप के जो अकाउंट है उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी या जो मैंडेट है उसके थ्रू जो भी यहां पर पावर या अथॉरिटी डिलीगेट की जाएगी, किस तरीके से यहां पर जो ऑपरेशन है वो एप्लीकेबल होंगे। तो हियर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा? तो भाई यहां पर जब मैं किसकी बात करता हूं, ज्वाइंट अकाउंट की, तो फॉर ज्वाइंट अकाउंट्स ओनली वन ऑफ द अकाउंट होल्डर नीड टू साइन। क्या ऐसा है यहां पर? नहीं, बिल्कुल गलत है।
ज्वाइंट अकाउंट में सभी अकाउंट होल्डर को साइन करना होता है, चाहे पावर ऑफ अटॉर्नी हो या मैंडेट हो, उसके थ्रू अगर पावर को डिलीगेट किया जा रहा है यहां पर। तो सेकंड वाले ऑप्शन में यहां पर है ना, वो मैच कर रहा है। इन ज्वाइंट अकाउंट ऑल द अकाउंट होल्डर्स मस्ट साइन द पावर ऑफ अटॉर्नी और मैंडेट फॉर डिलीगेटिंग अथॉरिटी यहां पर। वहीं पर अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, पार्टनरशिप फर्म में ऑल पार्टनर मस्ट साइन, सभी पार्टनर्स को यहां पर साइन करना होता है ना, उस डॉक्यूमेंट को यहां पर जिसमें पावर डिलीगेट की जा रही है। और लिमिटेड कंपनीज में पर्सन विद स्पेसिफिक अथॉरिटी, एक ऐसा पर्सन कंपनीज के अकाउंट में, लिमिटेड कंपनीज के अकाउंट में एक ऐसा पर्सन जिसके पास स्पेसिफिक अथॉरिटी है कि वो यहां पर पावर को डिलीगेट कर सकता है, तो वो यहां पर थर्ड पार्टी को मस्ट ऑथराइज, है ना, उसको यहां पर ऑथराइज कर रहा है। जो अटॉर्नीज है कैन नॉट डिलीगेट देयर पावर अनलेस एक्सप्लिसिट स्टेटेड इन दी पावर ऑफ अटॉर्नी। तो जो अटॉर्नीज हैं, जो पावर ऑफ अटॉर्नीज हैं, अब वो फर्दर जिसके फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो फर्दर किसी और को यहां पर अगर अपनी पावर डिलीगेट करना चाहता है, तो जब तक पावर ऑफ अटॉर्नी में ये बात मेंशन ना किया जाए, तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर किसी और को यहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारे करेक्ट आंसर होगा। बहुत है ना, यहां पर जितने भी सारे पॉइंट्स है बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, एंड ये जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपको। तो एक एक पॉइंट को आपको एनालाइज करना है, अच्छे से समझना है, और उसके बाद में आंसर निकालना है। एग्जाम में ये सब चीजें आपको बहुत काम आने वाली है। इस तरह के अगर पॉइंट्स आपको पता होंगे, तो अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो आप उसका भी आंसर निकाल लेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आता है उसका भी आप आंसर निकाल लेंगे। अगर इस तरीके से एनालाइज करके आप आंसर निकालेंगे, यहां पर हर ऑप्शन को एनालाइज करते हुए चलेंगे, कहां पर क्या गलती है, क्या मिस्टेक है। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो लेंदी क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो मैं भी आपको लेंदी क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर रहा हूं यहां पर। What are the key difference between general and specific type of power of attorney and what power does a general power of attorney typically confer यहां पर, है ना। अगर मैं की डिफरेंस की बात करूं यहां पर, what are the key difference between general and specific type of power of attorney, जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है और स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी है, उन दोनों में अगर हम अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस निकल कर आ रहा है, क्या अंतर सामने निकल कर आ रहा है ना। What power does a general power of attorney typically confer? तो हियर, अच्छा आंसर आप पहले से अवेलेबल है यहां पर, तो आंसर पहले से दिखाई दे रहा है, तो सी के ऊपर टिक कर देंगे, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो भाई यहां पर जब हम किसकी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करते हैं या स्पेसिफिक टाइप ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करते हैं, तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वो अलाउ करती है यहां पर जो भी डॉनी होता है उसको, कि वो एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन में यहां पर एक्ट कर सकता है, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस में यहां पर इन्वॉल्व हो सकता है ना। दैट कन्फर एक्सटेंसिव पावर इंक्लूडिंग, और यहां पर जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है उसके पास में चेक साइन करने की पावर आ जाती है, वो यहां पर स्टॉप पेमेंट लगा सकता है चेक में, है ना। बोरोवल के जो डॉक्यूमेंट उनको साइन कर सकता है यहां पर, ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में उसको पावर मिल जाती है। वहीं पर अगर स्पेसिफिक या लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी है यहां पर, ऑन द अदर हैंड, तो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए सिंगल ट्रांजेक्शन, है ना, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सिंगल ट्रांजेक्शन है उसी के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी अलाउ रहेगी यहां पर, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो किसी सिंगल ट्रांजेक्शन या स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए ही इट विल बी एप्लीकेबल, और जो स्पेसिफिक पर्पस है वो मेंशन यहां पर रहेगा। तो इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहां पर, व्हाट डज ए बैंकर्स लियन एंटेल एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम जनरल और पर्टिकुलर लियंस। अच्छा यहां पर जनरल लियन की बात हो रही है और पर्टिकुलर लियन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं दो कॉन्सेप्ट का कंपैरिजन है। तो ऐसे केस में दो कॉन्सेप्ट में आपको एक साथ दिमाग चलाना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं यहां पर जिसमें 2 या 3 कॉन्सेप्ट है, और उसमें एक साथ आपको अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना होगा कि वो 2 या 3 कॉन्सेप्ट को एक साथ यहां पर एग्जीक्यूट कर सके, प्रोसेस कर सके यहां पर। तो इसमें यहां पर किसकी बात चल रही है कि भाई जो जनरल लियन है और जो पर्टिकुलर लियन है वो कैसे डिफर करते हैं यहां पर, और जो बैंकर लियन है यहां पर, है ना, वो क्या है। तो इसमें भी हमारे पास में अगर आप देखोगे
यहाँ पर ए डी बी सी डी है ना, या तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, डी 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 वाला जो ऑप्शन है वो 2 बार आ गया, यहाँ पर ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए, तो इसमें आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। इसमें आंसर कौन सा है ढूंढिए। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी, है ना। डी के ऊपर टिक करेंगे। इट रेफर टू राइट टू द बैंकर टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स, है ना, जो पोजेशन है यहां पर गुड्स का, एंड जो सिक्योरिटीज हैं ओन बाय ए डेटर अंटिल द डेट इज पेड, जब तक यहां पर जो डेट है उसका पेमेंट नहीं हो जाता, तो इट इज कंसीडर एज इंप्लाइड प्लेज। इसको यहां पर एज ए इंप्लाइड प्लेज के तौर पर कंसीडर किया जाता है। अनलाइक जनरल और पर्टिकुलर लियन, ए बैंकर्स लियन ग्रांट द पावर टू सेल दीज गुड्स एंड सिक्योरिटीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो भाई अगर बैंकर लियन की बात करोगे तो बैंकर लियन में बैंकर के पास में राइट्स होता है, अधिकार होता है कि वो यहां पर जो भी पर्सन है ना, जो भी डेटर है, उसके जो भी गुड्स एंड सिक्योरिटी जो वो ओन करता है, बैंक उनको अपने पोजीशन में तब तक रख सकता है जब तक उसकी तरफ से वो डेट पे नहीं कर दिए जाते। ठीक है, और यहां पर एक तरीके से जो बैंकर लियन है उसमें कंसीडर किया जाता है एज ए इंप्लाइड प्लेज। चाहे यहां पर बोरोवर ने प्लेज किया ना भी ना हो, उसको ऑटोमेटिक इंप्लाइड प्लेज मान लिया जाएगा यहां पर। वहीं पर जो जनरल और पर्टिकुलर लियन है, इसी को यहां पर बैंकर लियन भी कहते हैं, है ना। जो जनरल लियन है उसको बैंकर लियन भी कहते हैं, और जो पर्टिकुलर लियन है वो किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी या गुड्स से यहां पर रिलेट करता है। बैंकर लियन में जो भी गुड्स एंड सिक्योरिटीज बैंक के पोजीशन में आया है, बैंक उनको यहां पर बेच भी सकता है, उनको सेल भी कर सकता है, अगर बोरोवर की तरफ से यहां पर लोन का रीपेमेंट नहीं किया जाता है तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, डी। डी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज ए बैंकिंग मैंडेट कंसीडर टू बी नो लॉन्गर वैलिड एंड व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी डज इट ऑफर टू द अकाउंट होल्डर, है ना। ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हैं यहां पर, ऐसी क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं जहां पर इज ए बैंकिंग मैंडेट कंसीडर टू बी नो लॉन्गर वैलिड, कि जो बैंकिंग मैंडेट है वो अब यहां पर वैलिड नहीं है। ठीक है, उसको जो बैंकिंग मैंडेट है उसको यहां पर वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी डज इट ऑफर टू द अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर को यहां पर क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, क्या यहां पर उसको है ना, क्या ऑप्शन उसके पास में होगा यहां पर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है यहां पर, है ना। इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी। तो कहां पर टिक कर देंगे हम, ए के ऊपर टिक कर देंगे। जो मैंडेट है सीजेस टू बी वैलिड ऑन द डेथ, है ना। यहां पर अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, अकाउंट होल्डर की इंसैनिटी हो जाती है, इंसैनिटी का मतलब पागल होना, यहां पर अकाउंट होल्डर इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो जाता है यहां पर, तो ऐसे केस में जो मैंडेट है वो ऑटोमेटिक सीज हो जाता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है यहां पर, है ना। उसकी जो वैलिडिटी है ऑटोमेटिक यहां पर एक्सपायर हो जाती है। तो ऐसे केस में इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द अकाउंट होल्डर, है ना। और अकाउंट होल्डर के पास में मैंडेट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मैंडेट को कभी भी विड्रॉ कर सकता है, कभी भी अमेंडमेंट कर सकता है, किसी भी समय यहां पर। तो एक तरीके से उसके पास में पूरा कंट्रोल होता है किसमें, मैंडेट में यहां पर। तो मैंडेट अकाउंट होल्डर के नीड के हिसाब से, अकाउंट होल्डर की जरूरत के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहां पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, है ना, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हैं, कैन ए बैंकर एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन एंड व्हाट लीगल प्रोविजन सपोर्ट दिस राइट। तो भाई यहां पर अगर मैं किसकी, बैंकर्स के जो राइट ऑफ लियन है, बैंकर के राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज करने की बात आती है, उसकी बात करते हैं, तो उसको लेकर लीगल प्रोविजंस यहां पर क्या एप्लीकेबल होते हैं। तो बैंकर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन ऑन गुड्स एंड सिक्योरिटीज, जो भी यहां पर बैंक के पोजीशन में आए हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो बैंकिंग बिजनेस है, जो बैंक के पास में आया है, तो बैंक उनको अपने पोजीशन में तब तक रख सकता है जब तक बैंक के डेट्स का या लोन का रीपेमेंट नहीं हो जाता।
और ये सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर होता है यहाँ पर, जिसमें बैंक को यहाँ पर एब्सोल्यूट राइट मिल जाते हैं जनरल लियन में। जो भी गुड्स एंड सिक्योरिटीज जो भी यहाँ पर बिलोंग करती है कस्टमर से, बैंकर उनको रिसीव कर सकता है, वो बैंकर उनको होल्ड कर सकता है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच ए बैंक कैन एक्सरसाइज इट्स राइट ऑफ लियन एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज और सर्कमस्टांसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस राइट। तो यहां पर अगर मैं राइट ऑफ लियन की बात करूं तो बैंक अपने राइट ऑफ लियन कहां पर एक्सरसाइज कर सकता है, बैंक राइट ऑफ लियन कहां पर अप्लाई कर सकता है, यहां पर किस टाइप की सिक्योरिटीज है ना, कौन से टाइप की जो सिक्योरिटीज है जो इसमें कवर नहीं होती है यहां पर, है ना, जो इसका पार्ट नहीं है। तो एरो थोड़ा नीचे आ रहा है, आंसर हो जाएगा हमारा ये ए आंसर है, यहां पर ए के ऊपर टिक करेंगे। तो बैंक कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन, कोई भी जो प्रॉपर्टी है यहां पर जो बोरोवर से बिलोंग करती है, जो बैंक के पोजीशन में आती है, जो क्रेडिटर बैंक है उसके पोजीशन में आती है ना, प्रोवाइडेड देयर इज नो स्पेशल पर्पस अनट्रस्टेड और कॉन्ट्रैक्टेड एक्सक्लूडिंग लियन, है ना, लियन को छोड़कर। हाउएवर जो राइट है डज नॉट अप्लाई टू सेफ कस्टडी आर्टिकल, अगर बैंक के पास में कस्टमर के सेफ कस्टडी में आर्टिकल्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट या मनी फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बैंक के पास में रखी गई है, आर्टिकल्स लेफ्ट नेग्लिजेंटली, है ना, इमेच्योर डेप्ट है, यहां पर स्टोलन गुड्स हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर यहां पर जो राइट ऑफ लियन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ये राइट ऑफ लियन यहां पर अधिकार अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। और जो राइट ऑफ सेट ऑफ है वो बैंक अप्लाई कर सकता है, बैंक के पास में राइट ऑफ सेट ऑफ भी अवेलेबल रहता है यहां पर, ओके, उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर राइट ऑफ लियन एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। अंडर सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 which entities apart from banks are guaranteed the right similar to a banker's general lien and in what circumstances can this right be applied। तो अगर मैं किसकी सेक्शन 171 की बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, है ना, इनमें से कौन सी जो एंटिटीज है अपार्ट फ्रॉम बैंक आर गारंटीड द राइट सिमिलर टू बैंकर्स जनरल लियन एंड व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन दिस राइट बी अप्लाइड। तो ऐसे केस में सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये जो सेक्शन है यहां पर, ये यहां पर एक्सटेंड करता है राइट सिमिलर टू ए बैंकर जनरल लियन टू अदर एंटिटीज, है ना, जैसे यहां पर फैक्टर्स है, वार फिंगर्स हैं, अटॉर्नीज हैं ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, पुलिस पॉलिसी ब्रोकर्स हैं, यहां पर इनके पास में सिमिलर टाइप के राइट्स आ जाते हैं जैसे बैंक के पास में। और दिस राइट अप्लाइज टू सेलिंग द डेटर्स प्रॉपर्टी, है ना, इन राइट्स के तहत जो डेटर्स है उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं यहां पर, बट कैन नॉट बी एक्सरसाइज ऑन द गुड्स और सिक्योरिटीज जॉइंट अकाउंट होल्डर, है ना, जो जॉइंट अकाउंट होल्डर में है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एंड इन केस वेयर द बैंक ऑल्सो हैज राइट ऑफ सेट ऑफ, अगर बैंक के पास में राइट ऑफ सेट ऑफ है तो वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बैंक के पास में जो राइट ऑफ सेट ऑफ है उसको यहां पर जो प्रायोरिटी है वो पहले मिल जाती है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द राइट ऑफ सेट ऑफ इन बैंकिंग। अगर हम राइट ऑफ सेट ऑफ की बात करते हैं तो राइट ऑफ सेट ऑफ यहां पर कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड अंडर व्हाट कंडीशंस कैन ए बैंक एक्सरसाइज दिस राइट, क्या कंडीशंस होगी जिसमें बैंक अपने इन अधिकारों को, इन राइट्स को यहां पर एक्सरसाइज कर सकता है, बैंक की तरफ से इनको अप्लाई किया जा सकता है, यहां पर ऐसे क्या अधिकार होंगे। तो जब भी यहां पर किसकी राइट ऑफ सेट ऑफ की बात की जाएगी तो राइट ऑफ सेट ऑफ में यहां पर दो अकाउंट को आपस में कंबाइन करने की बात की जाती है ना, जो यहां पर जो भी डेटर है उसके एक अकाउंट में डेबिट में बैलेंस है, एक अकाउंट में क्रेडिट में बैलेंस है, उन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। तो सेट ऑफ इज राइट टू ऑफसेट डेटर्स बैलेंस इन दी वन अकाउंट अगेंस्ट क्रेडिट बैलेंस इन अनदर अकाउंट। तो एक अकाउंट में डेबिट में बैलेंस है, एक अकाउंट में क्रेडिट में बैलेंस है, तो उनको आपस में सेट ऑफ कर देते हैं यहां पर, है ना। इट कैन बी एक्सरसाइज देयर आर म्यूचुअल डेट, है ना, सेम नेम सेम कैपेसिटी में दोनों अकाउंट अवेलेबल होने चाहिए यहां पर, एंड डेट्स आर फॉर सर्टेन सम्स, और जो डेट्स हैं शुड बी ओवरड्यू, देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सक्लूडिंग दिस राइट, और जो रीजनेबल नोटिस है वो यहां पर कस्टमर को सर्व करना है
कस्टमर को रीजनेबल नोटिस देने के बाद में ही यहां पर जो राइट ऑफ सेट ऑफ है उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको अप्लाई करना है ना। यहां पर जो राइट ऑफ सेट ऑफ है वो तभी अप्लाई होगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर है। व्हाट आर द लिमिटेशंस, है ना, व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड कंसीडरेशंस इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन ऑफ राइट ऑफ सेट ऑफ बाय द बैंक्स। अगर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं, कंसीडरेशंस की बात करते हैं, तो राइट ऑफ सेट ऑफ में बैंक के लिए वो कौन सी है जो एप्लीकेबल यहां पर हो जाएंगी, वो कौन सी है जो बैंक के लिए यहां पर लागू हो जाएंगी। तो बैंक जब अपने राइट ऑफ सेट ऑफ को यहां पर एक्सरसाइज कर रहा है तो बैंक मस्ट कंसीडर फैक्टर्स, है ना, प्रेजेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कि वो जो म्यूचुअल डेट्स हैं यहां पर, है ना, जो प्रेजेंस ऑफ म्यूचुअल डेट्स हैं वो होना चाहिए यहां पर, और जो भी डेट्स हैं यहां पर, जो भी लोन है वो ओवरड्यू होना चाहिए यहां पर। सर्टेनिटी ऑफ सम इन्वॉल्व एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू एक्सक्लूड द राइट। यहां पर ये भी चेक कर लेना है कि कहीं कोई बैंक ने ऐसा कोई एग्रीमेंट तो साइन नहीं कर रखा है जिसमें इस राइट को एक्सक्लूड किया गया हो, इस अधिकार को एक्सक्लूड किया गया हो यहां पर। और इसके साथ साथ प्रिंसिपल दैट ऑल द ब्रांचेस ऑफ ए बैंक आर कंसीडर एज ए सिंगल एंटिटी। बैंक की जो सारी ब्रांचेस हैं उनको सिंगल एंटिटी के तौर पर कंसीडर किया जाता है इस राइट ऑफ पर्पस के लिए यहां पर। तो आंसर कौन सा होगा? सी। तो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर कर दीजिए जल्दी से, कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं। लगातार हम आपको 8 PM और 8 AM पर मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी पीपीबी की पेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर हमारा फोकस है कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं हम लोग, है ना, जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है यहां पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी कहां से होगी? क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की एबिलिटी आपके पास तभी आएगी जब इस लाइन के ऊपर काम करेंगे आप, तभी समझ पाएंगे किस पॉइंट के ऊपर हम टिक कर रहे हैं, कौन से पॉइंट के ऊपर टिक करके हमें आंसर मिल रहा है, कौन से ऑप्शन के ऊपर टिक करके आंसर मिल रहा है। तो जीआईबी के महापैक 2.2 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर क्लिक कर लो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। सभी को ऑडिबल है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। और इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैं एक क्लास आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूं। आज एक और एडिशनल जो क्लास है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक और क्लास आपके लिए आ रही है। एंड पीपीबी की यूनिट नंबर 6 के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इस यूनिट के क्वेश्चंस मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो यहां पर जिसका नाम है ना, जिस टॉपिक के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हैंडलिंग, क्लियरिंग, कलेक्शन, कैश, है ना, इससे रिलेटेड। तो आज हमने कैश के बारे में बात की। तो पीपीबी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग की यूनिट नंबर 6 है, तो इसका हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 का डिस्कशन चल रहा है। एंड ये सब्जेक्ट ऐसा है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, इस सब्जेक्ट में हमेशा टारगेट बना के चलो कि आपको कम से कम 60 प्लस स्कोर करना है, कम से कम 60 प्लस नंबर लेकर आने हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। और काफी लेंथी सब्जेक्ट है, काफी बड़ा सब्जेक्ट है ये, अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं यहां पर, ठीक है, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है यहां पर। तो ऐसे केस में रेगुलर बेसिस पर आपको प्रिपरेशन करनी होगी। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने कोई ऐसा टॉपिक छोड़ा हो या कोई टॉपिक कवर ना किया हो। यहां पर एक भी दिन ऐसा नहीं रहना चाहिए। डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एंड डेली बेसिस पर हम आपको पीपीबी की जो क्लासेस हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पीपीबी की पेड क्लासेस आपके लिए डेली बेसिस पर आ रही हैं, ठीक है। जो पेड क्लासेस हैं वो भी हम डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको पेड क्लास मॉर्निंग में 8 AM पर मिल जाएगी, सुबह 8 बजे, और इवनिंग में 8 PM पर, है ना। इवनिंग में 8 PM, मॉर्निंग में 8 AM, दोनों टाइम पर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, पेड क्लास। तो ये क्लास कहां पर मिलेगी? अगर आपके पास जीआईबी का महापैक 2.2 है तो उसमें ये क्लास आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्लिक करें और आज से ही ज्वाइन करना स्टार्ट कर दें। जीआईबी के महापैक 2.0 में एनरोलमेंट करने पर आज इवनिंग में 8 PM वाली क्लास आप अटेंड कर सकते हैं, है ना। उसमें हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉड्यूल सी का वहां पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एंड क्वेश्चन कहता है, हाउ शुड बैंक्स हैंडल अकाउंट पे चेक्स डिपॉजिटेड विद ए सब मेंबर फॉर क्रेडिट टू देयर कस्टमर अकाउंट्स, है ना। अगर मैं किसकी बात करूं यहां पर,
क्वेश्चन है कि हाउ शुड बैंक्स हैंडल अकाउंट पे चेक्स। अगर कोई अकाउंट पे चेक आया है दैट इज डिपॉजिटेड विद द सब मेंबर फॉर द क्रेडिट टू देयर कस्टमर अकाउंट्स, यहां पर अगर उसको लेकर है तो। और यहां पर आपके पास में चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देखना है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा यहां पर, है ना। व्हाट विल बी आंसर ऑफ इट, इसका आंसर क्या निकल के आता है, ठीक है। तो बताइए बताइए मुझे। एंड हम यहां पर ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यहां भी आपको मेंशन करके दे रहे हैं पीपीबी मॉड्यूल ए और यूनिट नंबर 6 का ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है सच चेक शुड बी रिटर्न टू द कस्टमर एज दे कैन नॉट बी प्रोसेस थ्रू द सब मेंबर्स। बी कहता है सब मेंबर बैंक कैन डायरेक्टली क्रेडिट द प्रोसीड्स टू द अकाउंट ऑफ ड्रॉवर इंस्टीड ऑफ द पेई। सी कहता है कि स्पॉन्सर मेंबर बैंक ऑफ द क्लियरिंग हाउस कैन कलेक्ट दीज चेक्स with a clear undertaking from the some member that is proceeds will be credited only to the payee account। and D कहता है कि account pay check are to be treated as regular checks and can be credited to any account as per the bank's discretions। तो आंसर कौन सा होगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर है। यानी जो भी यहां पर स्पॉन्सर मेंबर बैंक होगा क्लियरिंग हाउस का, वो यहां पर कलेक्ट कर सकता है सभी चेक्स को एंड विद क्लियरिंग अंडरटेकिंग फ्रॉम द सब मेंबर, है ना। यहां पर क्लियर अंडरटेकिंग कहां से, जो सब मेंबर है उसके पास से आएगी और उसी के बेसिस पर प्रोसीड्स विल बी क्रेडिटेड ओनली टू द पेई अकाउंट। अगर अकाउंट पेई चेक है तो पेई के अकाउंट में ही यह पैसा क्रेडिट होगा यहां पर, है ना। चेक में जिसका नाम लिखा रहेगा उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा, किसी और के अकाउंट में इस पैसे को यहां पर डिपॉजिट नहीं कर सकते। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहां पर, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडेंस, जो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडेंस है, हाउ शुड बैंक्स हैंडल चेक्स इंस्ट्रूमेंट्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, है ना। अगर मैं आरबीआई गाइडेंस के अकॉर्डिंग बात करूं, यहां पर जो बैंक है, हाउ शुड बैंक हैंडल चेक्स इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट इन ट्रांजिट। अगर रास्ते में कोई चेक या इंस्ट्रूमेंट खो गया है यहां पर, तो बैंक उसको कैसे हैंडल करें यहां पर। एंड इन द क्लियरिंग प्रोसेस और एट द पेइंग बैंक ब्रांच व्हाट शुड बी एप्लीकेबल, उसमें क्या लागू होना चाहिए। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं, और जब भी एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए। तो अगर कोई जो चेक है, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर ट्रांजिट रास्ते में कहीं खो गया है, तो ऐसे केस में जो भी यहां पर कलेक्टिंग बैंक होगा, कलेक्टिंग बैंक शुड इन्फॉर्म द अकाउंट होल्डर इमीडिएटली। यहां पर कलेक्टिंग बैंक को कस्टमर को इमीडिएट बेसिस पर इंफॉर्म करना है कि भाई चेक खो गया है ना। और रेमिटेंस रिम्बर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, यहां पर डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन करने में जो भी उसका खर्चा आ रहा है यहां पर, ठीक है। और जितने टाइम पीरियड के लिए भी यहां पर डिले हुआ है पेमेंट में, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस यहां पर हो रहे हैं, है ना, अकाउंट होल्डर के, उनको यहां पर रिम्बर्स किया जाना चाहिए, है ना। उनका यहां पर रिम्बर्समेंट होना चाहिए, यहां पर उनको उसको रिम्बर्स किया जाना चाहिए बैंक की तरफ से। एंड इफ द लॉस अकर एट द पेइंग बैंक ब्रांच, अगर यहां पर जो पेइंग बैंक ब्रांच है, अगर वहां पर कोई लॉस होता है, तो कलेक्टिंग बैंक कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पेइंग बैंक। अगर पेइंग बैंक ब्रांच की तरफ से कोई चेक हो जाता है, यहां पर लॉस्ट हो जाता है, पेइंग बैंक ब्रांच की गलती है, तो पेइंग बैंक ब्रांच जो कंपनसेशन अमाउंट है वो कलेक्टिंग बैंक को देगी, और कलेक्टिंग बैंक यहां पर उस अकाउंट होल्डर को, कस्टमर को पे करेगा यहां पर। तो इस तरीके से जो प्रोविजंस हैं वो यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर करते चलिए। इसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर बताते चलिए क्या आंसर होगा यहां पर। व्हाट इज द आरबीआई गाइडलाइंस फॉर बैंक कलेक्टिंग अमाउंट अकाउंट पे चेक फॉर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। जो भी यहां पर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, अगर उसके जो यहां पर, है ना, उसके अकाउंट पे जो चेक है, अगर उनका यहां पर कलेक्शन किया जा रहा है, तो उसको लेकर आरबीआई के गाइडलाइंस क्या है। तो यहां पर भी हमारे पास में 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और देखिए इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे
करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा यहां पर। तो व्हाट इज द आरबीआई गाइडलाइंस फॉर द बैंक्स, जिसमें यहां पर कलेक्टिंग अकाउंट पे चेक फॉर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज यहां पर। तो भाई इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे। तो बैंक्स में कलेक्ट अकाउंट पे चेक्स ड्रॉन फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50,000 टू द अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। तो यहां पर जो बैंक है वो अकाउंट पे जो चेक है दैट्स ए ड्रॉन फॉर ए अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए से ऊपर के ना हो यहां पर, 50,000 रुपए से बड़े चेक ना हो यहां पर, है ना, टू द अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज दैट इज प्रोवाइडेड द पेज आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सच सोसाइटीज। यहां पर अगर जो पेज है इन सोसाइटी से बिलोंग करता है, जो पेज है वो इन सोसाइटीज का पार्ट है, यहां पर इनका मेंबर है ना, उसके नाम पर है, तो ये सोसाइटीज यहां पर अप टू 50,000 50,000 रुपए तक का जो चेक है वो कलेक्ट कर सकते हैं, उसका पैसा ले सकते हैं। एंड देयर शुड बी ए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम दी सोसाइटी, इस सोसाइटी की तरफ से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि हाँ इस चेक का जो पेमेंट है अप टू 50,000 रुपीज तक का पेमेंट हमने कलेक्ट किया है यहां पर। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो व्हाट इज द पॉलिसी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले इन कलेक्शन ऑफ बिल्स एज पर द बैंकिंग गाइडलाइंस। तो बैंकिंग गाइडलाइंस के हिसाब से अगर यहां पर बैंक की तरफ से डिले किया जाता है कलेक्शन ऑफ बिल्स में, अगर यहां पर डिले होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कितना होगा, है ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कितना होने वाला है यहां पर, इसको लेकर जो पॉलिसी है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो लॉजर बैंक है, लॉजर बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट फॉर डिले इन द कलेक्शन ऑफ बिल्स, कि यहां पर डिले होने पर कुछ अलग से पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बी कहता है यहां पर कि इंटरेस्ट शुड बी पेड टू द लॉजर फॉर डिले कलेक्शन ऑफ बिल्स एट ए फ्लैट रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिले। और सी कहता है यहां पर कि लॉजर बैंक शुड पे इंटरेस्ट टू द लॉजर बैंक फॉर डिलेड पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बिल्स एट द रेट ऑफ 2% पर एनम अबाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द सेविंग अकाउंट। तो बिल्कुल सही, आज ही हमने बात की इसको लेकर, है ना, ये पॉइंट तो मैंने आज ही आपको बताया क्लास में कि भाई अगर यहां पर जो लॉजर बैंक है अगर वो डिले करता है कलेक्शन में, उसकी तरफ से कलेक्शन किया जाता है तो कस्टमर को वो एक कंपनसेशन अमाउंट पे करेगा, उसकी तरफ से कंपनसेशन पे किया जाएगा कस्टमर को। कंपनसेशन कितना होगा यहां पर, तो सेविंग अकाउंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट चल रहा है उसके ऊपर 2% इंटरेस्ट एड ऑन करके उतना जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो यहां पर पे करेगा। अगर नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के बियॉन्ड जाकर वो है ना यहां पर कलेक्शन करता है, डिले करता है इसमें। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ शुड कैश एंड स्मॉल कॉइन बैलेंसेस बी मैनेज इन दी बैंक ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू बैंकिंग गाइडलाइंस। अगर हम किसकी बैंकिंग गाइडलाइंस की बात करते हैं, अगर बैंकिंग गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाए तो यहां पर तो है ना, उसको बताइए कि जो कैश और स्मॉल कॉइन है उनको किस तरीके से यहां पर मैनेज किया जाता है, कैसे मैनेज करते हैं, उनको मैनेज करने का तरीका क्या रहता है। गाइडलाइंस को तो 4 ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी, है ना, 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और देखिए क्या आंसर होगा इसको। इसमें हमें कहां पर टिक करना चाहिए। तो भाई अगर यहां पर है ना किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया होगा कि हाउ शुड कैश एंड स्मॉल कॉइन बैलेंस,
है ना। अगर मैं कैश की बात करूं यहां पर और स्मॉल कॉइन बैलेंस की बात करूं, जब उनको मैनेज करने की बात आती है बैंक ब्रांच में, तो बैंकिंग गाइडलाइंस के हिसाब से क्या होगा यहां पर। तो भाई सबसे पहली बात, जो कैश एंड स्मॉल कॉइन बैलेंस है, चाहे मैं कैश की बात करूं या यहां पर स्मॉल कॉइन बैलेंस की बात करूं, तो दैट मस्ट बी केप्ट इन स्ट्रॉन्ग रूम, है ना। स्ट्रॉन्ग रूम में रखना है और ज्वाइंट कस्टडी में रहना चाहिए। किसकी ज्वाइंट कस्टडी में रहना चाहिए? हेड कैशियर या कैशियर और यहां पर जो मैनेजर है, इन दो लोगों की कस्टडी में रहना चाहिए। एंड दैट पुट इन चार्ज ऑफ ज्वाइंट कस्टडी। और जो स्ट्रॉन्ग रूम है या सेफ है, मस्ट बी अंडर डुअल कस्टडी। तो डुअल कस्टडी में यहां पर ये रहना चाहिए। तो इसमें हम किसके ऊपर, ए के ऊपर टिक करेंगे। ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखिए, हाउ शुड दी चेकिंग ऑफ कैश बैलेंस बी कंडक्टेड इन बैंक्स। बैंक में जब भी यहां पर चेक बैलेंस को चेक करने की बात आती है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, कैसे कंडक्ट किया जाएगा उसको, उसके लिए क्या करेंगे यहां पर। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। जब भी एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके पास अवेलेबल रहें, क्योंकि लाइक करने से आपके अकाउंट में एक लाइक फोल्डर बन जाता है और वहां पर ये सारी वीडियोस सेव हो जाती हैं। वरना फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट होती है तो ढूंढने से भी कई बार नहीं मिलता। ओके, तो ये भी हमने आज डिस्कशन किया। ये भी मॉर्निंग में जब हम 8 AM पर आपको जीआईबी के महापैक 2.0 में जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सुबह 8 बजे पीपीपी क्लास आ रही है, इवनिंग में 8 PM पर आ रही है। तो सुबह वाली क्लास में आज मैंने ये बात बताई आपको, वहां पर हमारा डिस्कशन हुआ कि जो हाई डिनोमिनेशंस के नोट्स हैं, हाई डिनोमिनेशन के नोट्स यानी ऐसे नोट्स जो 100 रुपए से ऊपर की वैल्यू के हैं, जो 100 रुपए से ज्यादा की वैल्यू के हैं, दीज आर टू बी पर्सनली काउंटेड बाय द सुपरवाइजिंग ऑफिशियल्स। एंड जो यहां पर लोअर डिनोमिनेशंस के नोट्स हैं, दीज आर वेरीफाइड यूजिंग द क्लिप सिस्टम, है ना, जो क्लिप सिस्टम है। एंड एंटायर प्रोसेस इज चेक्स अगेंस्ट द कैश बैलेंस बुक यहां पर, ठीक है। कैश बैलेंस जो बुक है उसके साथ में यहां पर क्रॉस चेक किया जाए यहां पर कि हमारे पास में नोट्स कितने हैं, कॉइन्स कितने हैं, स्मॉल नोट्स कितने हैं, यहां पर उसको दोनों की दोनों चीजें यहां पर वेरीफाई होनी चाहिए, क्रॉस चेक होनी चाहिए यहां पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर फॉर हैंडलिंग कैश एट द एंड ऑफ द वर्किंग डे इन ए बैंक। जो अगर प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर, जब यहां पर कैश को हैंडल करने की बात आते हैं, कैश को हैंडल करेंगे, है ना। जैसे यहां पर वर्किंग डे एंड होगा, वर्किंग डे एंड होने पर क्या होगा, कैश को हैंडल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो एट द एंड ऑफ द वर्किंग डे इन ए बैंक किस तरीके से हम हैंडल करेंगे यहां पर। तो यहां पर भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, देखिए चारों को, इसमें से किसके ऊपर टिक करें, ए, बी, सी एंड डी। तो भाई ऐसे केस में जो भी यहां पर सुपरवाइजर ऑफिशियल होगा, जो भी सुपरवाइजिंग ऑफिशियल होगा, ठीक है, जो भी यहां पर सुपरवाइजिंग ऑफिशियल होगा अलोंग विद द हेड कैशियर, है ना, कैश ऑफिसर या कैशियर के साथ में, वो क्या करेगा, शुड चेक द बंडल्स इन द वॉल्ट। वॉल्ट में बंडल्स को चेक करेगा, उनको वेरीफाई करेगा। यहां पर किसके अगेंस्ट में वेरीफाई करेगा, जो रिजर्व कैश रजिस्टर होगा उसके अगेंस्ट में वेरीफाई करेगा यहां पर। और उसके बाद में जब वो वेरीफाई हो जाएंगे, मैच हो जाएगा, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग रूम को सिक्योर कर दिया जाएगा यहां पर। तो ये जो प्रोसेस है वो फॉलो होगा यहां पर। इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर इन बैंक्स व्हेन ए शॉर्टेज इन कैश बैलेंस इज डिडक्टेड। अगर देखिए भाई, जो कैश, अगर हम कैशियर की बात करें, हेड कैशियर की बात करते हैं, पूरे दिन में कैश डिपॉजिट हो रहे हैं, कैश विड्रॉल हो रहे हैं उसके पास में, और पूरे दिन में अगर कुछ भी कहीं भी कोई एरर हुआ तो उसकी वजह से या तो कैश उसके पास में शॉर्टेज हो सकता है या उसके पास कैश एक्सेस हो सकता है। अगर उसके पास में कैश की शॉर्टेज हुई है ना, अगर यहां पर उसके पास में कैश की शॉर्टेज हुई है, कैश बैलेंस में शॉर्टेज देखने को मिली है, वो डिडक्ट हुआ है, तो ऐसे केस में क्या जो प्रोसीड्यूर्स है वो फॉलो होना चाहिए। तो ऐसे केस में
एनी डिटेक्टिव शॉर्टेज इज इनिशियली रिकवर्ड फ्रॉम द कैश ऑफिसर, हेड कैशियर या कैशियर, है ना। तो इनिशियल बेसिस पर उसको डायरेक्टली कंसर्न पर्सन से रिकवरी की जाए, है ना, की जाएगी उनसे। इफ नॉट रेटिफाइड ऑन द सेम डे, अगर ये जो कैश ऑफिसर है, हेड कैशियर, कैशियर है, अगर उनसे सेम डे यहां पर इसकी रिकवरी नहीं हो पाती है, सेम डे रेटिफाइड नहीं हो पाता है, तो ऐसे केस में जो सस्पेंस अकाउंट है उसको यहां पर डेबिट कर दिया जाएगा। तो इट इज डेबिटेड टू दी सस्पेंस अकाउंट। एंड जो भी यहां पर कैश ऑफिसर, हेड कैशियर या कैशियर होगा, उनसे यहां पर जो वाउचर स्लिप है उसके पीछे उनके सिग्नेचर ले ली जाएंगे, उनसे लिखवा लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। व्हाट आर दी गाइडेंस फॉर द सेफ रेमिटेंस ऑफ द कैश फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर इन बैंक्स। ठीक है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में यहां पर कैश का रेमिटेंस होता है यहां पर, और जब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कैश का रेमिटेंस किया जाएगा यहां पर, तो उसको लेकर सेफ रेमिटेंस की गाइडेंस क्या है, यहां पर सेफ रेमिटेंस को लेकर क्या गाइडेंस फॉलो होती हैं। तो जब भी यहां पर कैश रेमिटेंस होगा तो दैट शुड बी अनट्रस्टेड टू ऑथराइज इंप्लॉइज। जो ऑथराइज इंप्लॉइज हैं वही यहां पर उन्हीं के द्वारा कैश रेमिटेंस किया जाना चाहिए यहां पर, और बैंक की तरफ से जो प्रोवाइड की गई है वैन है उसी से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, है ना। जो भी यहां पर बॉक्स है ना, जो भी कैश का बॉक्स है उसको यहां पर सिक्योरली उसको चेन और लॉक किया जाए यहां पर। नाइट जर्नी को अवॉइड करें यहां पर, जो अनयूजुअल हॉल्ट है ना, जहां पर जाम वगैरह लगता है, ऐसे रास्तों को अवॉइड किया जाए यहां पर। तो इसमें ए के ऊपर टिक करेंगे। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखिए। हाउ इज कैश मैनेजमेंट हैंडल फॉर एटीएम। जो कैश मैनेजमेंट है उसको यहां पर एटीएम के लिए कैसे हैंडल किया जाता है यहां पर। तो यहां पर भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। इन चारों में से किसके ऊपर टिक करें। तो ये है यहां पर T+3। तो अगर यहां पर कैश मैनेजमेंट कहां पर एटीएम पर हैंडल कर रहे हैं, तो भाई एटीएम में जो कैश रिप्लेसमेंट होता है यहां पर, है ना, एटीएम में जो भी यहां पर कैश रिप्लेसमेंट होगा, तो वो स्टाफ की जो स्क्रीनिंग है ना, स्टाफ की प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। बिन फिलिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन। जब भी बिन को फिल कर रहे हैं तो वहां पर कम से कम 2 लोग होने चाहिए। एंड उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग यूजर रिपोर्ट्स, और इसके साथ साथ यहां पर जो कैश बैलेंस है, जो भी कैश बैलेंस है वो यहां उसमें इंश्योरेंस होना चाहिए, दैट शुड बी इंश्योर्ड। और इसके साथ साथ जो ट्रांजेक्शन है उनका रिकंसिलेशन होना चाहिए एटलीस्ट T+3 में। T+3 में यहां पर अगर आउटसोर्स किया गया है, जो कैश मैनेजमेंट है एटीएम में, अगर वो यहां पर आउटसोर्स किया गया है तो उसका रिकंसिलेशन यहां पर कम से कम T+3 में रिकंसिलेशन होना चाहिए यहां पर। तो इसमें हम डी के ऊपर टिक करेंगे। तो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है मेरे साथ में जल्दी से शेयर कर दीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि डेली बेसिस पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर जरूर ध्यान दो। कॉन्सेप्ट इज पावर। तो हमेशा मैं क्या बोलता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जितनी अच्छी होगी आपकी, एग्जाम को पास करने में उतनी ही हेल्प मिलेगी। और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए सबसे परफेक्ट रहता है JIB का महापैक 2.0, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। हम आपको PPB प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस बैंकिंग के यूनिट नंबर 43 जो कि है यहाँ पर मॉड्यूल C, उसकी हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उसकी तैयारी करा रहे हैं। एंड जिस टॉपिक के बारे में हमारा डिस्कशन है उसका नाम है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ CBS एनवायरनमेंट। क्योंकि जो पेड क्लासेस PPB की प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की हम पेड क्लासेस भी आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं, और PPB की जो पेड क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी डेली बेसिस पर 8 PM पर। पेड क्लासेस डेली 8 PM पर आ रही हैं। तो अगर आपके पास JIB का महापैक 2.0 है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर वो है आपके पास,
तो आज से ही आप इन क्लासेस को 8 PM से देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर एक टॉपिक अभी हमने ये कंप्लीट किया, इसी के मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। इसी के आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आया है और इस क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंट्रोल एनफोर्स बाय कोर बैंकिंग सॉल्यूशन रिगार्डिंग पासवर्ड्स। तो यहां पर जब हम पासवर्ड की बात करते हैं, पासवर्ड्स को सीबीएस में पासवर्ड्स के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। तो ऐसे केस में इनमें से कौन सा है जो इसके लिए, है ना, जो इसको यहां पर फॉलो नहीं करता, जो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर इन लेंथ, पासवर्ड मस्ट बी कंटेन बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, discriminatory words are discouraged from being used in passwords, जो dictionary words are discouraged from being used in passwords, passwords are stored, है ना, अगर मैं पासवर्ड की बात करूं, पासवर्ड are stored in the system in a descriptive format, है ना, जो यहां पर descriptive format है उसमें जो पासवर्ड है वो सिस्टम में रखे जाते हैं यहां पर। चलिए, तो इसमें हम आगे कौन से किसके ऊपर टिक करें, तो इनमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द, है ना, तो यहां पर अगर मैं किसकी बात करूं तो आंसर हो जाएगा कौन सा इसका पार्ट नहीं है, पासवर्ड आर स्टोर्ड इन सिस्टम इन ए इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। जो पासवर्ड है वो किसमें, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखा जाता है। ठीक है, और डिक्शनरी वर्ड्स यहां पर यूज नहीं करने चाहिए, है ना, जो डिक्शनरी वाले जो शब्द है उनका इस्तेमाल ना करें, और उसके साथ साथ जो अपर केस एंड लोअर केस है वो यहां पर होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट, यहां पर 8 कैरेक्टर है ना, तो 8 कैरेक्टर है, यहां पर 10 कैरेक्टर का भी रख सकते हैं, 8 कैरेक्टर का भी हो सकता है, लेकिन जब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 8 कैरेक्टर भी है, 10 कैरेक्टर भी है, लेकिन जब हम बात करते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तो वो डी हो जाएगा, क्योंकि जो पासवर्ड का डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। इट मींस अगर यहां पर कभी कोई सिस्टम को हैक कर लेता है तो क्या पासवर्ड है उसको पता नहीं लगना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर आया है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पासवर्ड मैनेजमेंट इन कोर बैंकिंग ऑपरेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि सेंसिटिव जॉब पासवर्ड्स लाइक एंटरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स शुड बी यूनिवर्सली एक्सेसिबल फॉर ईज ऑफ ऑपरेशंस। बी कहता है ऑल एम्प्लॉयज आर अनकरेज टू शेयर पासवर्ड टू द इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। सी कहता है द ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड इज अंडर द सोल कंट्रोल ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एफिशिएंसी। एंड डी कहता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड है दैट इज केप्ट अंडर डुअल कंट्रोल एंड शुड बी चेंज इमीडिएटली वंस ओपन फ्रॉम इट्स सील्ड कवर। तो कौन सा है, तो यहां पर पासवर्ड मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो बैंकिंग ऑपरेशन में अगर यहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड है वो डुअल कंट्रोल में रहता है और अगर यहां पर एक बार जो सील्ड कवर है वो ओपन हो गया तो ऐसे केस में जो पासवर्ड है वो इमीडिएटली बेसिस पर चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये पासवर्ड मैनेजमेंट कहता है, ये पॉलिसी कहती है जो यहां पर फॉलो करनी होती है ब्रांच में। तो किसके, डी के ऊपर टिक करें। तो इजीली अब, है ना, आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, कवर कर लिया है, अब आप इजीली इसके आंसर फाइंड आउट कर पा रहे होंगे, है ना, इजीली आपको आंसर मिल रहे होंगे, क्योंकि जब आप टॉपिक को कवर कर लेते हैं, टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है, व्हाई इज इट क्रूशियल टू इंश्योर दी पैरामीटर या मास्टर फाइल इन ए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस इज एक्सेसिबल इन ए रीड ओनली फॉर्मेट टू ऑपरेटर। जो भी यहां पर ऑपरेटर है उसके पास में रीड ओनली जो फॉर्मेट है ना, जो कौन सा है यहां पर रीड ओनली फॉर्मेट है उसमें अवेलेबल होना चाहिए, है ना। व्हाई इज इट क्रूशियल, ये क्यों जरूरी है यहां पर कि इस चीज को इंश्योर करना है कि जो भी पैरामीटर या मास्टर फाइल है सीबीएस में, ठीक है, वो यहां पर रीड ओनली फॉर्मेट में ही रहे ऑपरेटर के पास में, तो स्टाफ उसमें ऑल्टरेशन, चेंजेस, अमेंडमेंट ना कर सके यहां पर, है ना। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, टू अवॉइड पोटेंशियल मिसयूज ऑफ फंड्स, जो पैसे का, फंड्स का गलत तरीके से यहां पर इस्तेमाल ना किया जा सके, और इसके साथ साथ ये प्रिवेंट करें जो रेवेन्यू लीकेज होता है यहां पर,
अनडिजायरेबल मॉडिफिकेशन करके वो ना हो यहां पर, ठीक है, उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? बी। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट एक्शन शुड बी टेकन व्हेन अल्टरेशन आर मेड इन द पैरामीटर या मास्टर फाइल। अगर मास्टर फाइल या पैरामीटर फाइल में कोई भी अगर अल्टरेशन किया गया है, कोई भी अगर यहां पर चेंज किया गया है, तो ऐसे केस में क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अल्टरेशन शुड बी इग्नोर्ड एज दे रियरली अफेक्ट द ओवरऑल बैंकिंग ऑपरेशंस। बी कहता है प्रिंट आउट ऑफ द फाइल शुड बी टेकन बोथ बिफोर एंड आफ्टर द चेंज एंड दीज डॉक्यूमेंट्स शुड बी स्टोर्ड एल्सवेयर अदर देन द ब्रांच। एंड सी कहता है द अल्टरेशन शुड बी डायरेक्टली मेड विदाउट कंसल्टिंग द ब्रांच मैनेजर। प्रिंट आउट ऑफ द फाइल बिफोर एंड आफ्टर द चेंजेस should be documented and kept in the safe custody of the branch manager। तो इनमें से हम कहां पर टिक करें? कौन सा है जो हमारे आंसर को एकदम करेक्ट बताएगा यहां पर? तो भाई अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पर हमारा जो आंसर है, देखिए बी भी ऐसा लगता है कि सही है, लेकिन बी यहां पर रॉन्ग है, बी गलत हो गया। बी क्यों रॉन्ग हो गया? कि क्योंकि स्टोर्ड एल्सवेयर अदर देन द ब्रांच, तो ये गलत हो गया यहां पर लास्ट वाली लाइन। प्रिंट आउट जो फाइल है बिफोर और आफ्टर द चेंजेस शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड केप्ट इन द सेफ कस्टडी ऑफ द ब्रांच मैनेजर। तो ब्रांच मैनेजर की सेफ कस्टडी में वो रहना चाहिए यहां पर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? डी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द अवेलेबल सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बीन इंप्लीमेंटेड। है ना, यहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन इसके लिए इंश्योर करेगा यहां पर, है ना, कि जो अवेलेबल सिक्योरिटी फीचर्स हैं यहां पर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम उनको इंप्लीमेंट किया जा चुका है, उनको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है द इंटरनल ऑडिटर हु पीरियोडिकली रिव्यू द सिस्टम। बी कहता है एनी यूजर विद द एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। सी कहता है द चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, या डी ऑल स्टाफ मेंबर एज इट इज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें से कहां टिक करें? तो भाई यहां पर ये जो काम है वो कौन करेगा? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ से ये काम किया जाएगा। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर इस चीज को इंश्योर करेगा, है ना, उसकी ड्यूटी रहेगी कि यहां पर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए, इस चीज के ऊपर उसको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, दैट इज रिक्वायर्ड। ये इसमें यहां पर रिक्वायरमेंट आएगी। तो आंसर कौन सा है? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। तो व्हाट इज द प्राइमरी रीजन, है ना, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड ensuring user have the minimum access level necessary to do their job। ठीक है, अगर हम यहां पर किसकी बात करें, जो प्राइमरी रीजन है उसकी बात करें, जो प्राइमरी रीजन है वो क्या है यहां पर? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड ensuring जो यूजर है हैव टू मिनिमम एक्सेस लेवल नेसेसरी टू डू देयर जॉब, है ना, अपनी जॉब करने के लिए उसके पास में मिनिमम एक्सेस लेवल ही उसको प्रोवाइड किया जाए, उससे ज्यादा एक्सेस उसके पास ना हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए कहता है टू अलाउ यूजर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम इन एक्सेसिंग वेरियस एप्लीकेशंस। बी कहता है टू इंश्योर दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ टास्क बिटवीन यूजर्स। सी कहता है टू प्रोटेक्ट द एसेट कंप्यूटर सिस्टम एंड मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग अननेसेसरी एक्सेस। तो यहां पर अननेसेसरी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है सो दैट डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन की जाए यहां पर, है ना, कंप्यूटर सिस्टम और एसेट्स को यहां पर प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो इसमें कौन सा है? इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, कौन सा है? सी। चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है यहां पर? व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ensuring the system can restart after an interruption like a पावर और मैकेनिकल फेलियर। अगर यहां पर कोई पावर कट हो जाता है, पावर फेलियर होता है, या कोई मैकेनिकल फेलियर होता है, तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जो सिस्टम है उसको इंश्योर करने की बात आएगी। ठीक है, तो जब यहां पर इंटरप्शन होगा उसके बाद रिस्टार्ट करेंगे यहां पर। तो अब ऑप्शन नंबर ए कहता है टू मेक श्योर सिस्टम कैन इनकॉर्पोरेट न्यू अपडेट्स इमीडिएटली। बी कहता है टू वैलिडेट दैट यूजर कैन एक्सेस ऑल द मॉड्यूल्स विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। सी टू इंश्योर दैट द कंप्लीशन ऑफ रिकॉर्ड इजंट
डिस्टॉर्टेड अपॉन रिजम्पशंस, एंड डी कहता है टू वैलिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। तो जो भी यहाँ पर एंटीवायरस सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है अगर वो इंस्टॉल किया गया है उसको यहाँ पर सिस्टम में यहाँ पर अपडेट किया गया है, तो ऐसे केस में उसकी जो यहाँ पर अपडेशंस हैं या उसके जो पैचेस हैं उनको यहाँ पर चेक करना। ठीक है, तो कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास में, चारों को ध्यान से पढ़ना है और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो आपको शेयर करना है। ओके, तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये इंश्योर करना है यहां पर। ठीक है, जब भी सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट करने के बाद में जब सिस्टम दोबारा से ओपन आएगा तो यहां पर इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि भाई जो भी एसेट्स हैं यहां पर, है ना, जो भी यहां पर रिकॉर्ड्स थे, जो है ना, जो रिकॉर्ड कंप्लीट थे, उन रिकॉर्ड्स में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ, है ना, उन रिकॉर्ड्स में कोई बदलाव तो नहीं हुआ। यहां पर जब सिस्टम दोबारा से रिज्यूम होगा तो इस चीज को चेक करेंगे, इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि जो रिकॉर्ड्स यहां पर जिस टाइम पर सिस्टम बंद हुआ उस टाइम पर जो प्रोसेस चल रहा था, है ना, वहां से कोई चेंजेस तो नहीं हो गया सिस्टम में ऑटोमेटिक, इस चीज को इंश्योर किया जाएगा। तो इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाई इज इट क्रूशियल फॉर चेंजेस मेड इन द पैरामीटर और यूजर लेवल टू बी ऑथेंटिकेटेड, है ना, ये क्यों जरूरी है, कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज इट क्रूशियल, है ना, ये क्यों बहुत जरूरी है कि जो भी चेंजेस हैं, है ना, चेंजेस मेड इन द पैरामीटर या यूजर लेवल, पैरामीटर में या यूजर लेवल में जो भी यहां पर चेंज किए गए हैं, ठीक है, उनको ऑथेंटिकेट करने की रिक्वायरमेंट है, दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू एनकरेज यूजर टू एक्सपेरिमेंट विद सिस्टम पैरामीटर, बी कहता है टू वैलिडेट दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज वर्किंग करेक्टली, सी कहता है टू इंश्योर दैट ओनली अप्रूव्ड एंड वैलिड जो अल्टरेशन है आर एग्जीक्यूटेड मेंटेनिंग सिस्टम इंटीग्रिटी, और डी कहता है टू मेक श्योर द सिस्टम इज ऑलवेज रनिंग विदाउट एनी ब्रेक्स। इनमें से किसके ऊपर टिक करेंगे, है ना, क्यों, व्हाई दिस इज क्रूशियल? तो अगर मैं क्रूशियल होने की बात करूं तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है? यहां पर इंश्योर करना, है ना, टू इंश्योर दैट ओनली जो अप्रूव्ड एंड वैलिड अल्टरेशन है उन्हीं को एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, जो भी अल्टरेशन अप्रूव किए गए हैं, जिन अल्टरेशन का अप्रूवल मिला है उन्हीं को यहां पर एग्जीक्यूट करें, और सिस्टम की जो इंटीग्रिटी है, सिस्टम की जो विश्वसनीयता है उसको यहां पर मेंटेन करके रखा जाए। तो इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? व्हाट्स द प्राइमरी रीजन फॉर मेंटेनिंग ऑफ साइट बैकअप, है ना, जो ऑफ साइट बैकअप मेंटेन करके रखे हैं, सीबीएस में जो भी काम हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी यहां पर डेटा स्टोर होता है, तो उसको उसके ऑफ साइट बैकअप भी रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? टू हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा इन वेरियस लोकेशंस फॉर इजियर एक्सेस, बी टू एंश्योर डेटा सेफ्टी एंड रिकवरी इन द इवेंट ऑफ अनफोर्सीन catastrophes at the primary site, C to use them for regular operation and data processing, D test the efficiency of backup procedures regularly। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है सेफ्टी एंड रिकवरी को, डेटा की सेफ्टी और रिकवरी को इंश्योर करना। यहाँ पर अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट होता है प्राइमरी साइट पर, है ना, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई आग लग गई, है ना, कोई सुनामी आ गई, है ना, अगर इस तरह का कोई बड़ा इवेंट होता है ना, अनफोर्सीन कोई इवेंट हैपन हो जाता है, तो ऐसे केस में डेटा की सेफ्टी और रिकवरी की जा सके, तो इसके लिए यहाँ पर जो यहाँ पर एक बैकअप साइट है उसमें भी जो डेटा है वो रखा जाता है। तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, और व्हाई हैज आरबीआई इशूड गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो क्यों इशू किए गए हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को लेकर, टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, साइबर फ्रॉड्स को लेकर, है ना, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या कारण है? ठीक है, क्यों यहां पर इसको इशू किया गया? तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसको किस चीज के लिए? टू एनकरेज बैंक्स टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, है ना, बैंक यहां पर जो टेक्नोलॉजी है उसको बैंक अडॉप्ट करे, यहां पर, है ना, बैंक को एनकरेज किया जाए, बैंक टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बिना रिस्ट्रिक्शन के जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करें यहां पर।
एंड दूसरा है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द बैंकिंग सिस्टम। सी कहता है टू एड्रेस द राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ साइबर अटैक, है ना, साइबर अटैक के जो इंसिडेंट्स है वो राइज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यहां पर मिसयूज ना हो, तो है ना, चेक्स एंड बैलेंसेस जो है उनको इंट्रोड्यूस कराया आरबीआई ने। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो दीज आर दी 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, और ध्यान देना है, अगर एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर हमेशा फोकस करें, और इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर फोकस करें, और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करना चाहते हैं तो जीआईबी के महापैक 2.0 में एनरोलमेंट करें। जीआईबी के महापैक 2.0 का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जीआईबी के महापैक 2.0 में अगर अभी एनरोलमेंट कर लोगे तो मिनी मैराथन, फुल फ्लैज मैराथन क्लासेस का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आज इवनिंग में 8 PM पर आप मॉड्यूल सी की जो क्लास है वो अटेंड कर सकते हैं। मॉड्यूल सी की जो क्लास है वो आज से ही आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप सभी शेयर कर दीजिए कितना स्कोर किया है आपने। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं, है ना। और अगर आप जीआईबी के महापैक 2.0 में अभी एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो उसका मैं प्रोसेस आपके लिए शेयर कर देता हूं, सो दैट इवनिंग में आपको क्लास मिल सके, इवनिंग में आप क्लास अटेंड कर सके। तो सिंपल है ना, आप अपने ब्राउजर में adda247.com टाइप कर लो। टाइप करने के बाद में, है ना, या गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से adda247 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इनके ऊपर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको जो एग्जाम कैटेगरी है उसमें जीआईबी सीआईबी के ऊपर क्लिक करना है। एग्जाम कैटेगरी में आप जैसे ही यहां पर जीआईबी सीआईबी के ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें जीआईबी सीआईबी महापैक सीआईबी जून 2024, जीआईबी में 2024। अच्छा, मैं एक आपको बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूं यहां पर। अगर आप में से आप टारगेट कर रहे हैं, अभी आप जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि मुझे 2 साल के अंदर अंदर जीआईबी और सीआईबी दोनों पेपर पास करने हैं, है ना, या 1 साल का आप टारगेट बना रहे हैं कि मुझे 1 साल में जीआईबी और सीआईबी दोनों पास करने हैं, तो इस केस में आपको हेल्प करेगा जीआईबी सीआईबी महापैक 2.0, है ना। जो जीआईबी सीआईबी महापैक 2.0 है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर 6 मंथ्स और 12 मंथ्स 12 महीने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये जीआईबी और सीआईबी दोनों की प्रिपरेशन आपको करवा देगा, जीआईबी और सीआईबी दोनों की तैयारी करा देगा। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि मुझे अभी ओनली जीआईबी की तैयारी करनी है तो जीआईबी का महापैक 2.0 है। इसमें आपको 6 मंथ्स और 12 मंथ्स, 6 महीने और 12 महीने